हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे से अपना मन लगाकर तैयारी करते रहिए, पूरी अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे से अच्छे अंक लेकर आइए। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी आप सभी के लिए कराई जा रही है। घर बैठे सभी भाई बंधु बहनें अपनी पूरी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। इसमें आपकी सभी सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी पूरी तैयारी चल रही है। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस ला रहे हैं, पूरे एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो सब आपको समय पर मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अच्छे से जुड़े रहिएगा, ताकि आप पूरी अपनी तैयारी साथ में ही कर सकें। टेलीग्राम पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया गया, जरूर जुड़ जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, देखिए क्या दिया गया है। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। तर्कणा या तर्कणा एक ही बात होती है। 9 वर्ष का बालक है, किस आधार पर होगी? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। या फिर सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। पहला क्वेश्चन है और इसका आपका सबसे सही ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन, अच्छाई या बुराई पर यह निर्भर करता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको नैतिक विकास का सिद्धांत बताया गया था, उसी सिद्धांत के अंतर्गत नैतिक तर्कणा आती है। उसके अनुसार पहला नंबर ऑप्शन जो दिया गया है कि भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, ये सोचकर बालक कार्य को आगे बढ़ाता है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? ये आपको बताना है, देखिए जल्दी से। तो इसके ऑप्शन है, कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। और अगला है, राम ने तेजी से आधुनिक और प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्ति में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो इसमें आपको बताना अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण नहीं है, नहीं वाला आपको चूज करना है। तो इसका आपका दोस्तों सी नंबर ऑप्शन दिया है कि श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। ये कोई दोस्तों आपको खुद पढ़कर के हंसी आ रही होगी, क्या इससे अभिप्रेरणा का कहीं तक दूर दूर तक संबंध है? श्वास लेना तो प्राकृतिक हिस्सा है, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, जिसे हम रोक नहीं सकते। वो एक स्वाभाविक चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये किसी भी रूप में आपको अभिप्रेरित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, देखिए जल्दी से क्या है। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? विद्यार्थी के अवधान को उसके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उसके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देती है। या फिर जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार समर्थन प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सही ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन दोबारा से एक बार देख लीजिए, एक प्रभावी प्रशंसा क्या होगी जो अध्यापक के लिए कार्य करेगी? तो प्रभावी प्रशंसा के रूप में देखिए, विद्यार्थी को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसमें उसकी योग्यता छिपी होती है, यानी कि हम उसको बताते हैं कि हाँ, आपने ये कार्य इतने अच्छे ढंग से किया है। ये इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके पहले दोस्तों आपको बता दें कि ये हमारा सेकंड पार्ट है बाल विकास का। इसके पहले सेट 1 हम ला चुके हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। क्लास के एंड में होते होते आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सभी सब्जेक्ट के कवर किए जा रहे हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना
3 से 5 वर्ष की अवस्था में इनमें से सभी। तो अधिगम को क्या प्रदर्शित करता? अधिगम का मतलब है सीखना, और सीखने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बालक किसी चीज को किस अवस्था में सीख रहा है, कितना उसने उस अवस्था तक अर्जित ज्ञान कर लिया है। इसको लेकर थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि किसी बच्चे को कार्य करने के तरीके बताया जा रहा है, उसको कैसे चढ़ना है, कितना उसने ज्ञान अर्जित किया है, 3 से 5 वर्ष का बालक है वो कितना सीख चुका है, इन सभी बातों का जब वर्णन किया जाएगा तो वो आपका लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं, और अगला है हमारा भाषा। तो जल्दी से बताइएगा चिंतन की प्रक्रिया में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? तो चिंतन की प्रक्रिया में दोस्तों भाषा इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं निभाती है, क्योंकि चित्र देखकर आप कोई चिंतन कर सकते हैं, प्रतीक व चिन्ह देखकर चिंतन कर सकते हैं, और मांसपेशीय क्रियाएं यानी कि खेल कूद शारीरिक क्रियाएं करके भी चिंतन में एक महत्वपूर्ण अंग होता है, और सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पर भाषा ही होगा। चारों ऑप्शंस को देखते हुए आपको चुनना होता है कि कौन सा इसके अंतर्गत सही माना जाएगा। तो सबसे कम योगदान भाषा का माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को दूसरे के अंतर मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भांप जाना, मिलते जुलते संवेगों या उदासी व पछतावा में भेद कर पाना, या दूसरों के विचारों व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का प्रयोग करना। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए क्या व्यवहार उपयुक्त है? तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन है, मिलते जुलते संवेग तथा उदासी व पछतावा में भेद कर पाना। यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जो अपनी बात को दूसरों के साथ ज्यादा शेयर नहीं करते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं और अपने विचार अपने मन में ही रखते हैं, अपने संवेगों को भी दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करते हैं। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या पता लगाएंगे कि मिलते जुलते संवेग हों, उदासी और पछतावा, इनमें भेद कर पाना कि क्या उदास है वो या वो इस प्रकार के व्यक्तित्व का बालक है, ये पता लगाना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? विद्यार्थियों को बताने की रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरा, प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक व गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। अगला ऑप्शन दिया गया, लड़कों की समस्या के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। या फिर लड़के एवं लड़कियां दोनों के कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के सम्मत सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। तो ऑप्शंस आपने देख लिए, बड़े बड़े ऑप्शन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आपको समझना होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने में सहयोग प्रदान करना। यहाँ पर क्या आपको पता चला? लैंगिक समता की भावना के विपरीत है, यानी कि आपको पता लग रहा है कि किसी एक वर्ग को आगे उठाया जा रहा है, दूसरे को उसके साथ में नहीं बढ़ाया जा रहा है। और इस वाक्य में साफ साफ दिया गया है कि लड़कों को आगे किया जा रहा है, लड़कों की बात की जा रही है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत, पक्षपात के अंतर्गत यह आपका आ जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चंस को देखते रहिए, समझते रहिए, और इनकी पीडीएफ फ्री में आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्लास आपको शाम को दी जाती है, जीएस डेली डोज की क्लास, आप लोग उस क्लास को ज्यादा नहीं देख रहे हैं, उस क्लास को भी अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें आपकी साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डेली कवर करते हैं। तो आप लोग अच्छे से उस क्लास को भी देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ पूरी तैयारी कराई जा रही। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने देखिए क्या दिया गया है।
एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, यानी कि किसी भी समुदाय में, किसी भी एक कम्युनिटी में वो किस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से देखते रहिए क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, ऑप्शन बड़े बड़े, तो सीधे हम आपको आंसर की ओर ले चलते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कैसे समझा जाएगा, तो प्रत्येक समुदाय की अपनी भाषा होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने व्यक्तित्व के, अपने अभिव्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो अलग अलग जब समूह हैं तो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या दिया गया है। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता के लिए, सृजनशील बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनशील करने के लिए देखिए सबसे अच्छा जो होता है वो क्या कर दिया जाए कि बालक को कार्य केंद्रित रखा जाए और लक्ष्य केंद्रित रखा जाए, दोनों चीजें ही सही मानी जाएंगी। ऑप्शन जो इसमें आंसर दिया गया उस पर मत जाइए, सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सृजनशील होने के लिए बालक को किसी एक लक्ष्य के प्रति नहीं लगा सकते। सृजनशीलता बालक को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो जब स्वतंत्र रूप से बालक अपने बुद्धि के आधार पर आगे बढ़ेगा तभी उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सृजनात्मकता, सृजनशील बुद्धि आगे बढ़ेगी, उसकी रचनात्मकता का विकास होगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। तो सामाजिक रूप से जो वंचित विद्यार्थी हैं उनकी क्या विशेषता नहीं है। ऑप्शंस देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, नेट कनेक्शन और स्वास्थ्य की वजह से दोस्तों क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। क्वेश्चंस भी थोड़े आज कम हैं, लेकिन आप लोग इतने क्वेश्चन ही अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं आज की क्लास में, और जैसे जैसे आपका पैटर्न बदल रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका है वो भी बदलेगा, थोड़े क्वेश्चन टफ आने लगेंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, ये विद्यार्थियों के अंतर्गत आ जाएगा। सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी, ये इसका कोई संबंध नहीं है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक कारण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से किस प्रकार से भिन्न है। क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शंस देखिए जल्दी से। 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान से दोस्तों 100% एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आगे आपको किसी दिन चैप्टर वाइज क्लासेस में इसको भी कवर करा दिया जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कि क्या दिया गया, देखिए अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों द्वारा किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो शिक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए किया जाता है, ना कि इसका ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये मौलिक अनुसंधान से इसी रूप में भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है। अब यहाँ से समझ लीजिए, आपको क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा क्लियर हो जाएगी। देखिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका सबसे क्लियर दिया गया है। तो दोस्तों विद्यालय में जो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है उसका मुख्य कार्य जो होता है वो शिक्षण समस्याओं को दूर करना होता है, समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। तो क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या दिया गया है, आरटीई और आपका एनएफ जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, इन दोनों से कम एक एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और इसका आपका क्वेश्चन क्या दिया गया, एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया, क्योंकि बहुभाषा को संसाधन के रूप में देखा गया है। क्यों देखा गया इसके अंतर्गत, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग क्षेत्रों से बालक आते हैं, अलग अलग भाषाओं वाले होते हैं, तो वो अपने को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल सही बात है कि अगर भाषा अलग है तो वो पीछे ना छूट जाए, उसको भी सीखने का उतना ही मौका मिले जितना दूसरे बालक को मिल रहा है। तीसरा, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपके बहुभाषिकता के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण पॉइंट है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। तो विज्ञान विषय को समझने के लिए इनमें से कौन सा तरीका है जो उपयुक्त नहीं है, समझिएगा जल्दी से। ऑप्शंस आपके सामने है, 14 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका डी नंबर ऑप्शन, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता, उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं होता। अमूर्तता के द्वारा विषय को समझना, ये वाला आपके इसके अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है, बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत सहमति नहीं रखता है। 15 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से ऑप्शंस देखिए, आंसर देखिए। बहुग्रेड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली ऐसी होती है जिसमें कि आपका जो टीचर है, अध्यापक जो है, एक ही समय में अलग अलग कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ बैठालकर एक ही साथ शिक्षण कार्य करा रहा है, वो आपका बहुग्रेड कक्षा प्रणाली या शिक्षण प्रणाली कहलाता है। तो इसमें आपका जो सहमति नहीं है वो डी नंबर ऑप्शन है, कि जब बालक अलग अलग ग्रेड के हैं, अलग अलग क्लास के हैं, तो उनकी आयु और योग्यता में समान होना सहमत नहीं कर सकते, क्योंकि बालक अलग अलग क्लास के हैं तो उनकी एज ग्रुप कैसे सेम हो सकती है। तो ये वाला पॉइंट जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्या दिया गया, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव थ्योरी जो दी थी, जीन पियाजे ने दी थी, इसमें वंशानुक्रम भी आपको पॉइंट बताया गया था एक, तो वो किस रूप में किससे संबंधित है, मस्तिष्क जैसी शारीरिक रचना के मूलभूत स्वभाव को। ये वाला ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। वंशानुक्रम बालक के मस्तिष्क संबंधी मूलभूत स्वभाव से संबंधित होता, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास भी मस्तिष्क यानी कि बौद्धिक विकास से, बुद्धि के विकास से संबंधित है, इसलिए आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्या दिया गया जल्दी से, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपको चारों ऑप्शंस जल्दी से पढ़ने होंगे, तुरंत पढ़ लीजिए, अच्छे से समझते रहिए। कम से कम समय में आपके डेली क्लास लाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास लाते हैं। कल आपको संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। उसी प्रकार से, उसी आधार पर आप आज की क्लास को भी अधिक से अधिक देखेंगे, शेयर करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। और अगर क्लास पसंद आई तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलें। आप सभी लोगों के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और इसका आपका सही आंसर दिया गया दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। क्या दिया गया है कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये आपका सबसे गलत पॉइंट दिया गया, जो कथन सही नहीं है, क्योंकि अध्यापक का मुख्य कार्य यही होता है कि बालक में जो भी नकारात्मक भाव आ रहे हैं, जो भी निगेटिविटी बैठी है, उसे दूर करना, उसके अंदर सकारात्मक भाव लाना, ये एक टीचर का सबसे प्रमुख कार्य होता है, वो भी प्राइमरी लेवल पर। इसीलिए छोटी क्लास के बालकों को पढ़ाने के लिए टीचर को साइकोलॉजी का, चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि वो बालक के मन को समझ सके, उनके बारे में उसको संपूर्ण जानकारी हो जाए टीचर को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती, मैच्योरिटी को लर्निंग से अलग करने वाली विशेषता क्या है। ऑप्शंस देखिए जल्दी से और समझिए 18 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों परिपक्वता जो होती है कैसी होती है, मैच्योरिटी, एक लेवल पर आकर बालक मैच्योर हो जाता है। और अधिगम क्या है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। परिपक्वता बालक में एक लेवल पर आकर के सीमित रूप से रुक जाती, चाहे वो शारीरिक रूप से वृद्धि को मान लिया जाए या फिर परिपक्वता उसके अन्य व्यवहारों से समझ लिया जाए। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझते रहिए, आंसर करते रहिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। तो विकास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया, जल्दी से पढ़िए। अंतिम 2 क्वेश्चंस बचे हैं, याद करिए और समझते रहिए। तो दोस्तों इसका भी आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, विकास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें खतरे होते हैं, प्रत्येक क्षेत्र के संभावनाएं होती हैं, अलग अलग खतरे होते हैं। सब कुछ एक नियमित वे में और एक कह सकते हैं क्रमबद्ध रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए ये खतरे सभी क्षेत्रों में बने रहते हैं। यही वाला कथन जो दिया गया था गलत दिया गया था, याद रखिएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चंस को देखिए, समझिए
लीजिए और इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। सफलता मंत्र क्लासेस या सफलता मंत्र डालकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी मिल जाएगा। नीचे लिंक भी दिया गया, दोनों तरीकों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छे से अपनी पूरी तैयारी करते रहिए और मंडे से सुबह 9 बजे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास से जरूर जुड़ेंगे। आपको उसके लिए पहले ही इन्फॉर्म किया जा रहा है, इसी वजह से जरूर 9 बजे सभी लोग जुड़ेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। दल या गैंग के सदस्य होने में समाजीकरण जो होता है उत्तर बाल्यावस्था से बेहतर होता, तो इस विचार से कौन सा अपोजिट है, कौन सा अलग है, वो आपको चूज करना है। 20 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका डी नंबर ऑप्शन देखिए क्या दिया गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेते हैं, ये समाजीकरण के अंतर्गत थोड़ा अलग माना जाता है, इसलिए ये आपका इससे थोड़ा विपरीत कथन हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलें। डेली क्लासेस को देखते रहें, अपनी पूरी तैयारी करते रहें। शाम को आपको जीएस की इंपॉर्टेंट क्लास मिलती है, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 1000 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। लिंक नीचे दिया गया, तुरंत जाइए इन क्लासेस को देखना प्रारंभ करिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।